प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्रकाश तरंगों की प्रकृति एवं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। देखिए, प्रकाश क्या होता है हम आपको इसको पहले ही बता चुके हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो कि हमारी आंख को किसी वस्तु को देखने के लिए दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है हमारी आंख पर। तो ऐसी ऊर्जा है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश के कई गुण हैं जिससे आप अच्छी प्रकार से समझते हैं, उनसे परिचित हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। क्लियर? प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में या वायु में प्रकाश जो गति करता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से ही चल सकता है। प्रकाश तरंगों में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो 7 रंगों में बन जाता है, वर्ण विक्षेपण का गुण होता है। ऐसे कई सारे गुण जो है प्रकाश में होते हैं। और प्रकाश में एक और महत्वपूर्ण जो गुण है, अभी हम मॉडर्न फिजिक्स में उसको पढ़ेंगे कि प्रकाश तरंगें जब किसी पदार्थ पर गिरती है तो पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। यानी प्रकाश तरंगें प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी दिखाती, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाती। तो ऐसे कई सारे गुण जो है प्रकाश तरंगों के होते हैं। और इन प्रकाश तरंगों के संबंध में हाइगेंस ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम बोलते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, हाइगेंस ने अपने प्रकाश तरंग सिद्धांत में 3 मुख्य बातें कही। पहली बात कि जब कोई भी स्रोत, जैसे ये स्रोत है, कोई भी तरंग स्रोत है जहां से तरंगें निकल रही है, प्रकाश तरंगें जहां से निकल रही है, तो इस तरंग स्रोत के चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो माध्यम के कण होंगे वो कंपन करने लग जाते हैं, वो वाइब्रेशन करने लग जाते हैं जब यहां से तरंगें निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहली बात क्या कही कि जब किसी तरंग स्रोत से तरंगें निकलती है, तरंगें उत्सर्जित होती है, तो उसके चारों तरफ माध्यम के कण वाइब्रेशन करने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं। और माध्यम में अगर हम ऐसे काल्पनिक पृष्ठ माने, कुछ ऐसे काल्पनिक पृष्ठ माने जिन पर माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो, एक साथ वो जो है एक ओर विस्थापित हो रहे हैं, एक और दूसरी ओर विस्थापित हो रहे हैं, एक और जीरो विस्थापन उनमें आ रहा, तो ऐसे पृष्ठों को, ऐसे काल्पनिक पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। यानी तरंग स्रोत से निकलने वाली जो तरंगे हैं, जो माध्यम में तरंग निकल रही है, इससे ये देखिए, यहां से ये जो तरंग स्रोत है, इससे तरंगे निकल रही है, ऐसे चारों तरफ निकल रही होगी। तो इसके चारों तरफ कुछ ऐसे काल्पनिक पृष्ठ हम माने, जैसे ये काल्पनिक पृष्ठ हो गया, एक ये काल्पनिक पृष्ठ हो गया, एक ये काल्पनिक पृष्ठ हो गया, कई सारे हो सकते हैं, जिस पर माध्यम के सभी कण तरंग की समान कला में होंगे, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? तरंगाग्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है। ऐसे ही अब ये जो तरंगाग्र होते हैं, वेव फ्रंट होते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या है ये? तरंगाग्र। ये समतल तरंगाग्र। और ये हो गया गोलीय तरंगाग्र। तो पहला जो नियम है कि जब तरंग स्रोत से तरंगे निकलती है तरंग स्रोत से, तो उसके चारों तरफ माध्यम के कण कंपन करने लग जाते हैं और माध्यम के
कण जो कंपन करते हैं उसमें एक ऐसा हम काल्पनिक पृष्ठ मान सकते हैं जिस पर माध्यम के सभी जो कण जो कंपन कर रहे हैं कंपन की समान कला में होते हैं, उसे हम बोलते हैं तरंगाग्र। और इन तरंगाग्र की जो आकृति है वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगी कि वो तरंग स्रोत कैसा है। अब देखिए, जैसे तरंग स्रोत क्या है, बिंदु के आकार का है, एक बिंदुवत है जिससे बल्ब है, तो उसे जो प्रकाश तरंगे निकलेगी कैसे निकलेगी आप कल्पना कर सकते हैं, चारों तरफ निकलेगी। तो उसका जो तरंगाग्र बनेंगे, उसके चारों तरफ जो तरंगाग्र बनेंगे वो गोलीय होंगे। अगर तरंग स्रोत जो है एक प्लेट के रूप में, ठीक है, एक प्लेट के रूप में है तरंग स्रोत, उससे निकलने वाले तरंगाग्र कैसे होंगे, समतल होंगे, जैसे ये देख रहे होंगे, ये समांतर चतुर्भुज जैसे दिख रहे होंगे, तो ये तरंगाग्र जो है समतल होंगे। अगर वो तरंगाग्र एक रॉड के रूप में, जैसे आपकी ट्यूबलाइट होती है, वो रॉड होती है, बेलनाकार होती है, तो उसके चारों तरफ जो तरंगाग्र होंगे वो बेलनाकार आकार के होंगे, बेलन के आकार के होंगे। तो इस प्रकार से तरंग स्रोत के आधार पर ही तरंगाग्र की आकृति होती है, पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है कि किसी तरंग स्रोत से जो तरंगे निकल रही है, ठीक हो गया, माध्यम के कारण, माध्यम में जब तरंगे निकल रही है तो माध्यम में कुछ ऐसे काल्पनिक पृष्ठ हमने मान लिए जिसपे माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, तो उनको हम तरंगाग्र कहते हैं। अब ये जो किसी भी तरंगाग्र पर ये जो माध्यम के कण है, जैसे आप ये देख रहे होंगे, शायद आपको दिख रहा होगा, तो ये जो कण होते हैं नए तरंग स्रोत का काम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जैसा ये तरंग स्रोत है ऐसे ही ये कण भी क्या करते हैं, नए तरंग स्रोत का काम करते हैं, ठीक है। और इनसे जो तरंगे निकलती है उनको बोलते हैं द्वितीयक तरंगे। क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगे। ये तरंगे भी प्रकाश की चाल से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से ही आगे बढ़ती, ठीक है। तो इस प्रकार से द्वितीयक तरंगिकाएं हो गई। तीसरा नियम क्या है, ये तरंग स्रोत ऐसा, यहां से तरंगे निकल रही है माध्यम में, ठीक है, तो हमने अभी आपने देखा कि इसके चारों तरफ माध्यम के कण कंपन करेंगे, कंपन, और ऐसे काल्पनिक पृष्ठ जिसपे सारे कण जो है कंपन की समान कला में होंगे उसे हम तरंगाग्र कहेंगे। तरंगाग्र की आकृति तरंग स्रोत के आधार पर होती है। अब ये जो तरंगाग्र होते हैं इसके माध्यम, जैसे मान लीजिए किसी तरंग स्रोत जैसे ये एक तरंगाग्र है हमारा, तरंगाग्र की एक स्थिति है मान लीजिए, क्योंकि देखिए ये बिंदुवत है, इसके चारों तरफ जो तरंगाग्र बनेंगे कैसे बनेंगे, गोलीय। तो ए बी एक तरंगाग्र है कोई, और ये इस पे माध्यम के कण है, ये कंपन कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, द्वितीयक तरंगिकाओं को निकालेंगे अपने में से, यानी इनसे जो तरंगे निकलेगी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगी। तो देखिए ये तरंगिकाएं निकल गई, ये तरंगिकाएं निकल गई, ऐसे ऐसे करके ऐसे ये फैलता रहेगा आगे, ठीक है। तो किसी क्षण हम इन तरंगिकाओं का अगर एक एनवलप लें, ठीक है, यानी इनको स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचे, जैसे ये देख रहे होंगे ये लाल रंग की जो ये द्वितीयक तरंगिकाएं, तो इनका एनवलप मैंने खींच लिया, एक अंदर की साइड और एक बाहर की तरफ, स्पर्श रेखा स्पर्श करता हुआ इन वृत्तों को सबको स्पर्श करता हुआ हमने एक पृष्ठ खींचा, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश ए डैश सिंगल डैश बी डैश, ये क्या होंगे, तरंगाग्र की स्थितियां व्यक्त कर रही है कि भाई ये जो तरंगाग्र ए बी है इसकी नई स्थिति क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश हो जाएगी, और इससे पूर्व की जो स्थिति होगी इसकी ए डबल डैश बी डबल डैश हो जाएगी। बहुत सिंपल है। तो ये 3 बातें हाइगेंस ने कही कि पहला कि जब किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती है माध्यम में तो उस तरंग स्रोत के चारों तरफ माध्यम के सब कण कंपन करने लग जाते साहब, ठीक। अब माध्यम में ऐसे काल्पनिक पृष्ठ हैं जिस पर कंपन करने वाले जो कण समान कला में होते हैं, उनको हम तरंगाग्र कहते हैं। इन तरंगाग्र की जो आकृति होती है तरंग स्रोत की आकृति के आधार पर होती है कि तरंग स्रोत किस आकार का है, गोलीय है, अगर बिंदुवत है तो गोलीय तरंगाग्र बनेंगे, अगर वो बेलनाकार तरंग स्रोत है तो बेलनाकार बनेंगे, अगर वो जो है समतल प्लेट के रूप में है तरंग स्रोत तो समतलाकार बनेंगे, ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या कही कि तरंग स्रोत से निकलने वाली जो तरंगे हैं
तो तरंगागर पर जो स्थित कण हैं जो कंपन के समान कला में है, ये क्या करते हैं, अपने में से जो तरंगे निकालते हैं ये तरंग स्रोत का ही काम करते हैं, यानी नए तरंग स्रोत का काम करते हैं। तो इनसे जो तरंगे निकलेगी वो क्या हो जाएगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। बहुत सिंपल है देखिए। और ये भी उसी चाल से निकलेगी इनकी तरंगे जिस चाल से यहां से तरंग स्रोत से तरंगे निकल रही थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तीसरी बात, तरंग स्रोत से चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, जैसे ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, या किसी तरंगागर पर कोई द्वितीयक तरंगिकाएं हैं और उनका अगर हम किसी क्षण एनवलप ले लें, यानी स्पर्श, इनको स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचे, ऐसे बाहर की साइड को भी अंदर की साइड को भी, तो ये जो वृत्त है स्पर्श करता हुआ खींचा, ये तरंगाग्र की नई स्थितियां को व्यक्त करते हैं। या जैसे ए बी, ये जो तरंगाग्र है, इसकी पहले की स्थिति क्या हो जाएगी, ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, और बाद की स्थिति क्या हो जाएगी, ए डैश, बी डैश। तो इस प्रकार से ये हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर देखिए इसकी सफलताएं और फिर फेलियर भी है, ये भी आपको समझना चाहिए। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं की सफलताएं देखिए, इससे हम परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण और व्यतिकरण और विवर्तन, इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। इनको हम समझ सकते हैं, माने इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो विफलताएं हैं, इससे ध्रुवण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि देखिए इसमें जो हमने तरंगे मानी हैं, जो प्रकाश तरंगे होती है वो अंतर्दैर्ध्य तरंगे मानी, जबकि प्रकाश तरंगों में जो गुण होता है अंतर्दैर्ध्य के साथ साथ अनुप्रस्थ तरंगे भी होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे भी, प्रकाश तरंगों का जो गुण होता है वो अंतर्दैर्ध्य भी होता है और अनुप्रस्थ भी होता है। अब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या होगा, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस कारण से प्रकाश तरंगों के जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, उससे ध्रुवण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में ये असफल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके फेलियर हैं और इसकी सफलता है। तो मुझे लगता है कि आप इससे समझ गए होंगे। फिर हम आगे मिलते हैं। प्रकाश तरंगों की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कैसे करते हैं, अपवर्तन की व्याख्या कैसे करते हैं, उसमें देखेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।